lecture. Welcome to this video lecture, Enzyme and its Kinetic, Part 1. In this lecture, we will discuss about the enzyme, its structure, how it functions, and how it is regulated. So let's start. एक बार एंजाइम को स्टार्ट करने से पहले कुछ और टर्म्स हैं एंजाइम से रिलेटेड, पहले वो देख लेते हैं. सबसे पहले आता है फ्री एनर्जी का मेंशन. तो फ्री एनर्जी क्या है? इट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज अवेलेबल टू परफॉर्म थर्मोडायनामिक वर्क, या फिर रिएक्शन कह सकते हैं उसको, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? G इज इक्वल टू, जो कि फ्री एनर्जी है, इट इज इक्वल टू H माइनस TS. H यहाँ पर एंथैल्पी है, T है यहाँ पर टेम्परेचर, एंड S है यहाँ पर एंट्रोपी. सो वी मस्ट नो द फ्री एनर्जी डिफरेंस, डेल्टा जी जो है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में जो फ्री एनर्जी डिफरेंस है वो पता होना चाहिए. ठीक है, एंड साथ में ये पता होना चाहिए कि कितनी एनर्जी की ज़रूरत है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. इसके बाद आता है एक्टिवेशन एनर्जी टर्म. इट इज़ द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड द सबस्ट्रेट. तो फ्री एनर्जी जो ट्रांजिशन स्टेट में है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? जब रिएक्टेंट मॉडिफाई हो चुका है और प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड कर रहा है. ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन हो चुकी है. और सबस्ट्रेट क्या है? जो स्टार्टिंग का जो मॉलिक्यूल था, रिएक्टेंट जो था, वो सबस्ट्रेट कहलाएगा. तो उन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा, फ्री एनर्जी डिफरेंस होगा, उसको हम जो है एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, या जी, डेल्टा जी कह सकते हैं. ठीक है, डेल्टा जी स्टार एक्स जो है वो ट्रांजिशन स्टेट की फ्री एनर्जी है, एक्स जो है ट्रांजिशन स्टेट है, एस सबस्ट्रेट है. तो जी एस जो है वो सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी है. इन दोनों का जो है एक तरह से इन दोनों को डिफरेंस जो है इन दोनों का वो देता है हमें डेल्टा जी. ठीक है, विच इज द एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, अगर एंजाइम काम करता है तो वो क्या करता है? सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट की तरफ लेकर जाता है. ठीक है, या कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करती है तो वो क्या करती है? रिएक्टेंट से पहले वो मॉडिफाई होती है, रिएक्टेंट होती है पहले, तो फिर उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट में चेंज होता है. तो रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी क्या है, और ट्रांजिशन स्टेट जिसको हम एक्स कह रहे हैं, उस स्टेज पर फ्री एनर्जी क्या है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा. फिर आता है कंसेप्ट एक्टिव साइट का. एक्टिव साइट क्या है? इट इज दैट रीजन ऑफ एंजाइम दैट बाइंड्स द सबस्ट्रेट, जिस पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है. ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं या फीचर्स कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एक्टिव साइट जो है वो 3 डायमेंशनल क्लेफ्ट या क्रिविस होगा. ठीक है, एक दरार के जैसे या एक तरह से पॉकेट के जैसे ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा, 3 डायमेंशनल होगा. एंड इट टेक्स अप अ स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एंजाइम. पूरे एंजाइम का एक बहुत छोटा सा पार्ट जो होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है. और एक्टिव साइट्स जो हैं उनका अपना एक यूनिक इन्वायरमेंट होता है, माइक्रो एनवायरमेंट होता है. उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो एक्सपोज्ड होते हैं, उनमें जो बॉन्ड्स बने होते हैं, उस पॉकेट में, उस एक्टिव साइट में जितने भी एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक्सपोज्ड होंगे, तो वो स्पेसिफिक होते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे कि एक्टिव साइट को स्पेसिफिसिटी मिलती है. हाइड्रोजन का कितने मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन कितने अटैच्ड होंगे वहाँ पर, कितने फ्री होंगे, किस तरह से, कैसे अब प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स कितने अटैच्ड होंगे वहाँ पर उस एक पॉकेट में, एक्टिव साइट में. तो वो सब एक माइक्रो एनवायरनमेंट बनाते हैं, बहुत स्पेसिफिक होता है वो. ठीक है, और उससे स्पेसिफिसिटी मिलती है. सबस्ट्रेट्स जो हैं वो एक्टिव साइट पर मल्टीपल वीक अट्रैक्शन से बाउंड होते हैं. ठीक है, जब एंजाइम पर सबस्ट्रेट अटैच होता है एक्टिव साइट पर, तो वो बहुत सारे मल्टीपल
वीक अट्रैक्शंस या इंटरेक्शंस बनाता है, जिसमें एग्जांपल आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स का आ जाता है, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आ जाता है, और वंडरवॉल फोर्सेस आ जाती हैं यहाँ पर। ये सब जो है बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में एक्टिव साइट में जो एटम्स हैं उनके बीच में, और सबस्ट्रेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो है ये अट्रैक्शंस बनती हैं। और प्रिसाइजली डिफाइंड अरेंजमेंट होती है एटम्स की, जो माइक्रो एनवायरनमेंट की जैसे बात की थी, तो वहाँ पर जो एक्टिव साइट है वहाँ पर हर एटम एक पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल कह सकते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होगा, पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा, जो कि उसको स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद टर्म आती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? इट इज द फ्री एनर्जी रिलीज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस वीक इंटरेक्शंस between a complementary enzyme and its substrate। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होता है, इंटरेक्ट करता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो वो बहुत सारे वीक इंटरेक्शंस बनाता है, जो हम जैसे हमने ऊपर बात की एक्टिव साइट्स में। तो वो वीक इंटरेक्शंस जब बहुत सारी बनती हैं तो फ्री एनर्जी जो है रिलीज होती है, और वो फ्री एनर्जी जो रिलीज है उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक तरह इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, उतनी ज़्यादा एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर देगा। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट दीज वेरी बेसिक टर्म्स जब हम एंजाइम के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर जो था एंजाइम का वो हमने रेस्पिरेशन के टाइम पर एक बार देख लिया था। और बेसिकली एंजाइम में क्या है, होलो एंजाइम है, उसमें एटो एंजाइम एक पार्ट होगा, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा जिसमें को एंजाइम्स या को फैक्टर्स हो सकते हैं। और को फैक्टर्स एंड को एंजाइम्स का एग्जाम्पल भी आपको बता दिया था। फिर था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो एंजाइम्स कैटेलाइज करते हैं, वो भी आपको एक पहले वाले लेक्चर में एंजाइम के बता दिए गए थे। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि एंजाइम किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे एक तो सबस्ट्रेट है, ये ग्राफ बनाया है जिसमें एक्स एक्सिस पर फ्री एनर्जी है, वाई एक्सिस पर सॉरी फ्री एनर्जी है, एक्स एक्सिस पर रिएक्शन जो है उसकी प्रोग्रेस दिखाई गई है नीचे। और क्या प्लॉट किया है उसमें, सबसे स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो सबस्ट्रेट का है। ठीक है, और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो चीज़ जो है यहाँ पर प्लॉट की गई है। कैसे किया है, सबस्ट्रेट जो है ट्रांजिशन स्टेट में जाता है पहले, और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जब अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन होगी तो फ्री एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, फ्री एनर्जी डिफरेंस क्या था, डेल्टा जी। और वो फ्री एनर्जी डिफरेंस क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो है सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन के बीच में जो फ्री एनर्जी डिफरेंस है वो अगर बहुत ज़्यादा होता है तो रिएक्शन जो है उतनी ही स्लो होगी। ठीक है, और जब एंजाइम आता है तो वो क्या करता है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है, ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट इन दोनों के बीच की जो फ्री एनर्जी है उसको लोअर कर देता है। यहाँ देख सकते हो कैटेलाइज्ड जो रिएक्शन है उसकी फ्री एनर्जी डिफरेंस क्या है, डेल्टा जी कम है इन कंपैरिजन टू अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। अनकैटेलाइज्ड में सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, और कैटेलाइज्ड रिएक्शन में सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन एनर्जी के बीच का डिफरेंस जो है वो कम है। ठीक है, और डायरेक्ट फिर जो है प्रोडक्ट वो बनता है। सो बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनना इम्पॉर्टेंट है, और वो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बन रहा है वो डिसाइड कर रहा है एक तरह से कि रिएक्शन कैसे हो रही है। और एंजाइम क्या करता है, वो ट्रांजिशन स्टेट बनाने में
फास्ट ट्रांजिशन स्टेट हमें इस चीज में हेल्प करता है। अब इस चीज को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया कि ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है। मिशेलिस एंड मॉड मेंटर जो थे 1913 में, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था कि किस तरह से ये जो रिएक्शंस हैं कैसे प्रोसीड करती हैं, इनको अगर इक्वेशंस के थ्रू अगर समझाया जाए तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट जो है वो पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, और वो ट्रांजिशन स्टेट क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और वो उससे आगे की तरफ प्रोसीड करेगा और एंजाइम एंड प्रोडक्ट उसमें से बनेगा। ठीक है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट ने मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ने आगे चलकर एंजाइम एंड प्रोडक्ट बनाया, पी जिसको लिखा है और एस मतलब सबस्ट्रेट। अब ये रिएक्शंस जो है रिवर्सिबल हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर फॉरवर्ड मूविंग है तो K1 होगा एंड K2 होगा। ठीक है, फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन K2 से होगा रिप्रेजेंट। ठीक है, और यही रिएक्शंस अगर रिवर्सिबल होंगी, वापस चलेंगी, तो एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम एंड सबस्ट्रेट बनेगा जब, तो K-1 होगा रेट ऑफ रिएक्शन, और एंजाइम एंड प्रोडक्ट से अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दोबारा बनेगा तो K-2 होगा। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा, उसका नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर जीरो टाइम है, एट जीरो टाइम जब कोई रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं की है, तब तक एट जीरो टाइम वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी। ठीक है, किसी भी रिएक्शन की। तो यहाँ पर उन्होंने इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबली, और वो आगे प्रोसीड करता है एंजाइम एंड प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, यहाँ उसको सिंपल K2 से जो है डिनोट किया है, और यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो है तो V0 जो है उससे क्या हमें मिलेगा, हमने क्या बनाया एक इक्वेशन, K2 जो है K2 इंटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट जो है कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होगा, K1 इंटू एंजाइम की कंसेंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन। ठीक है, ऐसे ही ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा, K-1 प्लस K2 इंटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन। K-1 यहाँ पर क्यों कहा है कि क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है अब वो दो डायरेक्शंस में जा सकता है, या तो वो प्रोडक्ट बना सकता है आगे जाकर जो कि K2 से रिप्रेजेंट होगा, या वो ब्रेक होकर दोबारा से एंजाइम एंड सबस्ट्रेट बना सकता है जो कि K-1 से रिप्रेजेंटेड है। तो यहाँ पर वो दोनों कांस्टेंट जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के कांस्टेंट जो है वो यहाँ पर ऐड होंगे, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन से। तो अब हमारे पास 3 एंड 4 जो है रिएक्शंस इक्वेशंस आई हैं, लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर स्टेडी स्टेट होगी तो, ठीक है, अगर एक स्टेडी स्टेट को हम कंसिडर करें तो उसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो 3 को हम 4 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, K1 एंजाइम एंड सबस्ट्रेट की concentrations is equal to K-1 plus K2 into एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन। ठीक है, इसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। अब उन्होंने क्या कहा, एक मिशेलिस कांस्टेंट दिया,
Km जिसको कहते हैं, और वो कांस्टेंट क्या था, K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1। ठीक है, तो अब उन्होंने इस वैल्यू को पहले वाली जो इक्वेशन थी, 6 वाली जो इक्वेशन थी, उसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, रीअरेंज करके एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की जो कंसंट्रेशन है, इट इज इक्वल टू एंजाइम की कंसंट्रेशन इनटू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मिशेलिस कांस्टेंट Km। ये हो जाएगी रिएक्शन इक्वेशन 8। ठीक है, अब किसी भी टाइम t पर, फॉर एग्जांपल एक टाइम है t, स्टार्टिंग में हमने 0 से स्टार्ट किया था, अब यहाँ पर हम टाइम t की बात कर रहे हैं, तो एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या होगी, टोटल एंजाइम जो स्टार्टिंग में था माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन। ठीक है, किसी भी टाइम पर फ्री एंजाइम की क्या कंसंट्रेशन होगी, टोटल एंजाइम की कंसंट्रेशन माइनस एंजाइम बाउंड टू सबस्ट्रेट वाली कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है, फ्री एंजाइम है, उसको हम, जो कि 9th इक्वेशन में बनी है, उसको हम 8th में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, एट टाइम t, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, नई इक्वेशन आएगी 10th। ठीक है, उसमें क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू टोटल एंजाइम की कंसंट्रेशन माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन इनटू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km। ठीक है, यहाँ पर फ्री एंजाइम की जो कंसंट्रेशन थी एट टाइम t सब्स्टिट्यूट कर दी गई है। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान देखो, 9th इक्वेशन जो है वो क्या है, फ्री एंजाइम की कंसंट्रेशन एट टाइम t। ठीक है, तो वो ये है, और वो किसके इक्वल है, एंजाइम टोटल नंबर ऑफ एंजाइम, ET जो है यहाँ पर वो टोटल नंबर ऑफ एंजाइम है, टोटल एंजाइम माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये होगी फ्री एंजाइम की कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास 10th इक्वेशन आई है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास 11th इक्वेशन आएगी, जिसमें क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की इक्वेशन, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इनटू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन प्लस Km। ठीक है, अब क्या होगा, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की वैल्यू है 11 में, जो हमारे पास आई है इक्वेशन में, उसको हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, V नॉट इज इक्वल टू K2 एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन। ठीक है, एट जीरो वेलोसिटी, ये जो था यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन थी। तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, नई इक्वेशन आएगी, इक्वेशन 12, V नॉट इज इक्वल टू K2 टोटल एंजाइम की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन प्लस Km की वैल्यू। अब मैं बात करते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन टोटल एंजाइम के इक्वल होगी। क्यों, हम कब कहेंगे किसी भी रिएक्शन को कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी पर काम कर रही है, जब सारे के सारे एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के से फिल्ड होंगे, अटैच्ड होंगे। जितने भी एंजाइम हमने प्रोवाइड किए वो सब के सब सबस्ट्रेट से अटैच्ड है। ठीक है, तो टोटल एंजाइम की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की
कंसंट्रेशन की इक्वल हो जाएगी, और जब ये होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, वो होगा मैक्सिमम, एक तरह से रीच हो जाएगा उस रिएक्शन का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो v नॉट या इनिशियल वेलोसिटी पर k2 जो था, k2 इंटू एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो थी, उसको अगर हम मैक्सिमम में पुट करके देखें तो v नॉट की जगह मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा v मैक्स, और k2 होगा रेट कांस्टेंट जो है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो हमने ऊपर इक्वल किया था ना, मैक्सिमम वेलोसिटी ES इज कंसंट्रेशन ऑफ ES इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ET टोटल एंजाइम। तो यहाँ पर हम वही जो है थोड़ा सा चेंज कर देंगे। v नॉट इनिशियल वेलोसिटी थी, अब हम बात कर रहे हैं v मैक्स की, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी, और k2 तो यूं का यूं रहेगा, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन जो हमने टोटल एंजाइम के इक्वल पुट की थी वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो 13th इक्वेशन हमारे पास आती है, जिसमें क्या है कि v मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी जब होगी तो k2 इंटू टोटल एंजाइम की कंसंट्रेशन, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, v मैक्स जो है, सॉरी k2 जो है, उसकी वैल्यू जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पर, k2 ई जो है उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 12th इक्वेशन। जो हमारे पास 13th इक्वेशन आई है उसकी वैल्यू को हम 12th में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे हमारे पास क्या आएगा, v नॉट यानी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v मैक्स इंटू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस km। ठीक है, मिशेलिस कांस्टेंट। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है अब लास्ट में, ये है मिशेलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, ये जो है पूरा आपको डिराइव करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है कि कौन सा स्टेप क्या किया जा रहा है, कहाँ पर किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, और किस तरह से लास्ट में हमारे पास मिशेलिस मेंटन इक्वेशन डिराइव हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस इक्वेशन में का क्या यूज़ है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो v नॉट जो है इट इज इक्वल टू v मैक्स सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन प्लस km की वैल्यू। ठीक है, तो अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इज लोअर, वेरी मच लो देन km, तो v नॉट क्या होगा, v मैक्स बाय km इंटू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन हमें मिलेगी। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हायर है km की वैल्यू से, तो v नॉट इज इक्वल टू v मैक्स हो जाएगा, वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, और जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन km के इक्वल होगी तो हमारे पास v नॉट आएगा इज इक्वल टू v मैक्स बाय 2। ठीक है, हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, so Km यहाँ पर क्या है, it is the concentration of substrate at which half the active sites are filled। ठीक है, तो Km यहाँ पर क्या है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस कांस्टेंट को, it is the concentration of substrate at which half the active sites are filled। एक बार दोबारा देखो, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km के इक्वल है तो हमारे पास हाफ वेलोसिटी जो है मैक्सिमम वो रीच होती है। ठीक है, तो km को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच हाफ द एक्टिव साइट्स आर फिल्ड। ठीक है, तो जो मैक्सिमम होना चाहिए था उसका हाफ जब होगा, एक रिएक्शन है उसका रेट या वेलोसिटी जब मैक्सिमम होनी चाहिए थी लेकिन हाफ है अभी, तो इसका मतलब होगा km इज इक्वल टू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। ठीक है, और
जो एंजाइम है उस वो हाफ अभी यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म आती है टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर क्या है? इट इज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स converted into product by an enzyme in a unit time। एक पर्टिकुलर गिवन टाइम रेंज में, ठीक है, यूनिट टाइम में, या फिर कह सकते हैं एक एंजाइम कितने सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाता है, कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स से प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनाता है, वो है यहाँ पर टर्नओवर नंबर। ठीक है, और कब होगा ये, कब इसको स्टडी करेंगे? जब सारे एंजाइम सैचुरेटेड होंगे या अटैच्ड होंगे सबस्ट्रेट्स। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू K2 रेट कांस्टेंट। ठीक है, जो था, और इसको हम ये लिख सकते हैं वी मैक्स जो है इट इज इक्वल टू K2, जिसमें टोटल एंजाइम की कंसंट्रेशन है। ठीक है, या फिर K2 इज इक्वल टू वी मैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एंजाइम की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंजाइम की। एंजाइम की क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहले एक प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, वो कैटालिसिस करता है। दूसरा है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी में क्या होगा? एक्टिव साइट होती है इसके पास, पर्टिकुलर बॉन्ड्स बनते हैं, पर्टिकुलर इंटरेक्शंस होती हैं, पर्टिकुलर एक माइक्रो एनवायरनमेंट होता है। इस वजह से इसके पास स्पेसिफिसिटी होती है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के लिए। हर एंजाइम एक पर्टिकुलर टाइप के सबस्ट्रेट से ही अटैच हो सकता है। ठीक है, फिर है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी आपने देखा होगा, बहुत सारे हमने प्रोसेसेस जो किए हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, इस सेमेस्टर में रेस्पिरेशन पढ़ा है, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है खासकर। उसको देख सकते हो कि उसमें कई सारी रिएक्शंस जो थी वो रिवर्सिबल थी, जो आगे भी मूव कर सकती हैं और पीछे भी मूव कर सकती हैं, और वो एंजाइम से कैटेलाइज थी। ठीक है, तो एंजाइम, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें ये फीचर होती है कि वो किसी भी रिएक्शन, वो अपनी ही रिएक्शन को जो कि फॉरवर्ड करी है उसको बैकवर्ड भी लेकर जा सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। फिर आती है इसकी प्रॉपर्टी की ये सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए, थर्मोलेबाइल होते हैं। ठीक है, और कुछ वो डिपेंड करता है कि एंजाइम कहाँ, कौन से उसकी रेंज क्या है। हर एंजाइम की अपनी अलग रेंज होगी, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज जो है वो अलग होगी। कुछ एंजाइम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर ही एक्टिव होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं वो लो टेम्परेचर्स पर एक्टिव होते हैं, और जो बेसिक एंजाइम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो जो है ऑप्टिमम रेंज जो होती है, ना ज़्यादा लो टेम्परेचर, मीडियम रेंज, मॉडरेट जो टेम्परेचर रेंज होती है उसमें एक्टिव रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही पीएच है। कुछ एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक पीएच में एक्टिव होंगे, कुछ एंजाइम्स होते हैं वो बेसिक पीएच में एक्टिव होते हैं। और इसी तरह से फिर आता है कुछ इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। एंजाइम पर ज़रूरी नहीं है सिर्फ सबस्ट्रेट ही बाइंड करे, कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी बाइंड कर सकता है और चेंज ला सकता है उसकी एक्टिविटी में। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर सकता है कौन मॉलिक्यूल, और फिर उसकी एक्टिविटी में चेंज ला सकता है। तो इस तरह से जो है वो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए, पीएच के लिए एंड इनहिबिटर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर्टी है कि इनका कोलॉइडल नेचर होता है। कोलॉइडल नेचर मतलब ये डिजॉल्व नहीं होते। ठीक है, हाइड्रेशन शेल बना होता है खासकर इनके चारों तरफ। जो वाटर मॉलिक्यूल है उस वो इसके इनके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, और ये एज अ कोलॉइड जो है एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट में प्रेजेंट होंगे एज अ कोलॉइड। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मिशेलिस मेंटन रिएक्शन की जो है वो काइनेटिक और इसी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ लेनॉर्ड मिशेलिस हैं एंड मॉड मेंटन जो है, उनकी पिक्चर्स की फोटो देख सकते हो आप। तो उन्होंने क्या कहा,
फॉर मैनी एंजाइम्स रेट ऑफ कैटालिसिस या वी नॉट जो है इट वेरीज विद द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन चेंज होगी तो रेट ऑफ कैटालिसिस जो था वो भी चेंज होगा। जैसे बताया था ना यहाँ पर स्टार्टिंग में, एस की सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन अगर लो है, हाई है या इक्वल है तो क्या अफेक्ट होगा, तो यही बात उन्होंने यहाँ पर कही है। ठीक है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं बहुत सारे। दूसरा, रेट ऑफ कैटालिसिस जो है इट राइजेस लीनियरली as substrate concentration increases and then begin to level off and approach a maximum at higher substrate concentration। जब higher substrate concentration हो जाएगी तब एक टाइम के बाद जो है रेट ऑफ कैटालिसिस जो है वो इंक्रीज करना बंद कर जाएगा, एक स्टेडी स्टेट पर पहुंच जाएगा। स्टेडी स्टेट में जैसे इसको कह सकते हैं कि एक फ्लैट जो है लीन उसमें ग्राफ जो है फ्लैट लेने लगेगा, प्लेट्यू देगा, एक स्लोप नहीं देगा, एक प्लेट्यू देगा, जिससे मतलब क्या होगा कि सारे एंजाइम अब फुल हो चुके हैं, सारे एंजाइम सबस्ट्रेट से अटैच्ड हैं और रिएक्शन में इन्वॉल्व। ठीक है, अब कोई चांस नहीं है कि और सबस्ट्रेट आए और इंक्रीज हो जाए रेट। ये रेट अब तभी इंक्रीज होगा जब एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि इसी चीज को एक्सप्लेन किया है कैसे। सबस्ट्रेट है येलो कलर के जो है वो एंजाइम है और ऑरेंज कलर के क्या है वो यहाँ पर सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल सिर्फ दो है। ठीक है, ऑरेंज कलर के ये दो मॉलिक्यूल्स सिर्फ स्टार्टिंग में, बाकी येलो कलर के एंजाइम बहुत सारे हैं और खाली हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे, धीरे धीरे जो रेट ऑफ कैटालिसिस है, ग्रीन कलर से जो स्लोप बना कर्व बना हुआ है, वो इंक्रीज होता जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और एक स्टेज आएगी जब इतने सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो जाएंगे सारे के सारे एंजाइम ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। ठीक है, जब ये स्टेज आ जाएगी सैचुरेशन वाली स्टेज, तो एक फ्लैट जो है वो स्टेज आ जाएगी। इसके बाद मतलब कैटालिसिस का रेट स्टेडी हो जाएगा। ठीक है, मेंटेन हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा लेकिन इंक्रीज भी नहीं होगा, वो फ्लैट हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा। ठीक है, स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो इक्वेशन है जो हमने स्टार्ट की थी, जिससे मेशरलेस मेंटल इक्वेशन जिसको हमने स्टार्ट किया था, enzyme plus substrate will form reversibly enzyme substrate complex and it can form enzyme and product in forward reaction and enzyme and substrate in backward reaction with rate constant k-1। ठीक है, अब बात आती है इसकी प्लॉट की। इस कैसे प्लॉट किया गया है, यहाँ देख सकते हो। रेट ऑफ कैटालिसिस जो है या रेट रिएक्शन वेलोसिटी जो है, एक एक्सिस पर वो होगी, दूसरे एक्सिस पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी, और जहाँ जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो जहाँ पर वेलोसिटी और स्लोप जहाँ पर टच करेगा इसको सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, वो वैल्यू km आएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर पुट किया गया है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km के इक्वल पुट की जा सकती है। ठीक है, और जब Km इक्वल टू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगा, दोनों की वैल्यू सेम होंगी, तो Vmax जो है, वेलोसिटी जो है रिएक्शन की, वो हाफ ऑफ मैक्सिमम होगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो वही बात कही गई है, व्हेन Km इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देन, यहाँ पर व्हेन सॉरी देन आएगा, देन रेट ऑफ कैटालिसिस या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी।
and generally the lower the numerical value of Km, the tighter the substrate binding. जितनी लो वैल्यू होगी Km की उतनी ही ज़्यादा टाइटली बाउंड होगा सबस्ट्रेट. एंड Km इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एफिनिटी ऑफ E फॉर S. यानी Km की वैल्यू जो है वो एज अ एफिनिटी मेजर करने के लिए यूज होती है एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए. तो अगर Km की वैल्यू बहुत लो है मतलब वो सबस्ट्रेट से बहुत टाइटली बाउंड है, ठीक है. और जितना टाइटली बाउंड होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी एफिनिटी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है. और जितना ज़्यादा केन की वैल्यू होगी उतनी कम उसकी एक तरह से एफिनिटी हो जाएगी. अब यहाँ पर है लाइनवेयर-बर्ग प्लॉट. उसमें उन्होंने क्या किया कि जो पहले वाला कर्व था, प्लॉट था, ग्राफ, उसको जब हम स्टडी कर रहे थे तो वो कंप्लीट जो है पिक्चर नहीं दे पाता था कि किस तरह से रिएक्शन जो है प्रोसीड कर रही है. तो उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा प्लॉटेशन किया, लीनियर ग्राफ बनाया. जो पहले वाला था वो क्या था, कर्व था, ठीक है. यहाँ देख सकते हो ये कर्व था. तो उन्होंने एक लीनियर ग्राफ बनाया. और ये लीनियर ग्राफ कैसे बनाया, डबल रेसिप्रोकल करके. डबल रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, बोथ साइड्स जो है वो रेसिप्रोकल की गई, 1/v0 एंड ऐसे ही जो दूसरी साइड था इक्वेशन का वो भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो थी इक्वेशंस की वो दोनों के दोनों रेसिप्रोकल किया गया उनका. और फिर जो है ये ग्राफ प्लॉट किया गया जिससे एक क्या कह सकते हैं कि एक्यूरेट वैल्यू और प्रिसाइज एंड एफिशिएंट एक तरह से कैलकुलेशन की जा सकती थी रेट ऑफ कैटालिसिस. अब बात आती है रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स की. किस तरह से ये जो मैकेनिज्म्स हैं ये रेगुलेट होते हैं, ठीक है. जो इसका स्ट्रक्चर है या एंजाइम है वो किस तरह से रिएक्शन जो है वो कैटेलाइज करता है. बेसिक जो मैकेनिज्म है रेगुलेशन का वो यही है कि या तो एंजाइम की कंसंट्रेशन को एक तरह से कंट्रोल करे, या एलोस्टेरिक कंट्रोल हो, या फिर रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हो, या एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हो वहाँ पर, या फिर आइसोजाइम्स प्रेजेंट, ठीक है. अब ये वाला जो टॉपिक है नेक्स्ट हम इसको स्टडी करेंगे, जिसमें नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कल स्टडी करेंगे. अब तक ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स क्या पता ना समझ में आए आपको. तो आई थिंक कि इतना आज के लिए बहुत है. तो अगर अब तक जो टॉपिक कराया उसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो वो पूछ सकते हो. अभी जो हमने टॉपिक कराया है उसमें मेन क्या है, एक तो कि वो एंजाइम जो है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है. और उसकी काइनेटिक्स क्या है, रेट किस तरह से कौन सी रिएक्शन का रेट किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस हुई थी. और जस्ट अ सेकेंड, ये एक और टॉपिक है उसका, इसको थोड़ा सा पहले कवर कर लेते हैं. कल वाले जो टॉपिक होंगे, कल नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो रेगुलेशन से हम स्टार्ट करेंगे. उससे पहले कैटालिसिस मैकेनिज्म जो है एक बार ये देख लेते हैं. ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये किस तरह से कैटेलाइज कर रहा है एक्चुअल में. पहले जो था वो बेसिकली क्या था, इक्वेशंस थी कि किस तरह से क्या चीज़ केस को कैसे अफेक्ट करती है, उसके रेट्स क्या है, रेट कॉन्स्टेंट्स एंड ऑल दैट. बट अब हम देखते हैं कि वो मैकेनिज्म्स क्या है जिनसे ये कैटालिसिस होता है. तो सबसे पहला एक मैकेनिज्म है जनरल एसिड बेस कैटालिसिस.
उसमें क्या होगा, उसको कह सकते हैं जनरल एसिड कैटालिसिस या जनरल बेस कैटालिसिस भी कह सकते हैं इसको। और जनरल क्यों कहा है, वैसे एक्चुअल में एक होता है स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस। स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस तब होगा जब सिर्फ प्रोटोन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और प्रोटोन जो है वो उस उस सबस्ट्रेट का जो है, उस एंजाइम का जो है, वो प्रोटोन जो है वो इन्वॉल्व होता है, और वाटर मॉलिक्यूल से वो प्रोटोन मिलता है, ठीक है। एंजाइम के अंदर और उस माइक्रो एनवायरनमेंट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली, वो स्पेसिफिकली प्रोटोन डोनर्स होते हैं, या बेस या हाइड्रोक्सिल ग्रुप डोनर होते हैं, ठीक है। तो वो होता है स्पेसिफिक, जब सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटोन या हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल रहा है। और जनरल एसिड बेस कैटालिसिस में क्या होगा, प्रोटोन का ट्रांसफर या प्रोटोन का डोनेशन, एक तरह से प्रोटोन का डोनेशन, ठीक है, बाय एसिड, या फिर प्रोटोन का एब्जॉर्प्शन या एब्स्ट्रक्शन बाय बेस, ठीक है। प्रोटोन का डोनेशन करने से जो है फ्री एनर्जी लो होती है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है। ऐसे ही प्रोटोन का एब्स्ट्रैक्शन करने से या कोई बेस अगर प्रोटोन को ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन इसको जनरल क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोन डोनर या एक्सेप्टर जो है वो वाटर नहीं है, प्रोटोन डोनर स्पेसिफिक नहीं है, वाटर नहीं है। यहाँ पर अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं एंजाइम के अंदर, ठीक है। तो वो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो या तो प्रोटोन डोनर एक्ट करते हैं या प्रोटोन एक्सेप्टर एक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ साइड में जो है एक टेबल दे रखी है जिसमें लिखा भी हुआ है अमाइनो एसिड रेजिड्यूज। लाइसिन है, आर्जिनिन है, एस्पेरेजिन है, सिस्टीन है, हिस्टिडीन है, सीरीन है, टायरोसिन है। ये कॉमन अमाइनो एसिड रेजिड्यूज हैं जो कि एंजाइम के अंदर, खासकर एक्टिव साइट्स पे जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होता है, वहाँ पर ये अवेलेबल होते हैं, और प्रोटोन को या तो डोनेट करेंगे अगर जनरल एसिड कैटालिसिस हो रहा है, और अगर जनरल बेस कैटालिसिस हो रहा है तो ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। सो ये है एसिड बेस कैटालिसिस। बेसिकली प्रोटोन की एक्सचेंज हो रहा है, प्रोटोन या तो लूज हो रहा है बाय एसिड या गेन हो रहा है बाय अ बेस, ठीक है। और ये दोनों ही प्रोसेस क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को जो है लोअर कर देते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, जब ये प्रोटोन एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है कैटालिसिस में। दूसरा है कैटालिसिस का मैकेनिज्म, कोवलेंट कैटालिसिस। कोवलेंट कैटालिसिस में क्या होगा, इट एक्सेलरेट्स द रेट रिएक्शन थ्रू ट्रांजिएंट फॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन ऑफ अ कैटालिस्ट सबस्ट्रेट कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर कैटालिस्ट और सबस्ट्रेट के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो और इसमें एक फीचर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होगा एंड इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप होगा। न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो है वो कैटालिस्ट से होगा या एंजाइम से होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप जो है वो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट का होगा। यहाँ साइड में आप एक रिएक्शन दी हुई है वो देख सकते हो। जो ऊपर रिएक्शन है ए बी गिव्स ए प्लस बी वाटर की प्रेजेंस में, तो ये तो था अनकैटलाइज्ड। लेकिन जब हमारे पास एक कोवलेंट कैटालिस्ट प्रेजेंट है तो रिएक्शन कैसे होगी, वो कोवलेंट कैटालिसिस क्या है, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है जो कि एंजाइम से हमें मिला है एक्स, ठीक है। एंजाइम ने एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप दिया है एक्स, ठीक है। उसकी प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जो ए बी था, मॉलिक्यूल था, रिएक्टेंट था या सबस्ट्रेट था, वो ए एक्स बनेगा पहले, जो कि ट्रांजिशन स्टेट होगी, और उसके बाद ए जो है वो सेपरेट हो जाएगा, और हमारे पास
रिजल्ट प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा, ए अलग बी अलग और उधर से न्यूक्लियोफाइल था वो एंजाइम के साथ अटैच्ड रहा है। ठीक है, तो ए एक्स जब बना तो वो ए एक्स कैसे बना है, यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कैसे बनी है, एंजाइम का न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप था एक्स उसके बीच में और सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप जो कि ए के पास प्रेजेंट था उसके बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ए एक्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना है और उसके बाद वो ए सेपरेट हो जाता है, रिलीज हो गया और बी सेपरेट हो चुका था। इसके अलावा थर्ड मेथड है मेटल आयन कैटालिसिस। मेटल आयन कैटालिसिस में क्या होगा, टाइटली बाउंड मेटल आयन कोफैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कोबाल्ट है, मोलिब्डेनम है, ये सब जो है ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये क्या करते हैं, दे बाइंड टू अ सबस्ट्रेट फॉर प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, या फिर दे मीडिएट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस थ्रू रिवर्सिबल चेंजेस इन मेटल आयंस ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर याद हो वाटर का हाइड्रोलिसिस उसमें मैंगनीज जो था वो इन्वॉल्व था। ऐसे ही अभी हमने लास्टली स्टडी किया था नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, उसमें मोलिब्डेनम प्रेजेंट था। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं उनमें जो है हेल्प करते हैं, या फिर ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबलाइज करेंगे, या नेगेटिव शील्ड जो है वो प्रोवाइड करेंगे, नेगेटिव चार्ज की शील्ड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो कि इन तीनों वेज से क्या हो सकता है, ये तीनों जो पाथवेज हैं इनसे क्या होगा, मेथड्स जो इनसे कैटालिसिस जो है वो इजी होता है। ठीक है, सो दे असिस्ट इन कैटालिसिस। इसके अलावा दो और प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं कह सकते उनको, बट दो और वेज हैं जो कि कैटालिसिस में हेल्प करते हैं, और वो क्या है, एक तो प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन इफेक्ट, यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो रिएक्टिव साइट्स हैं, यानी एक्टिव साइट एंजाइम के ऊपर और सबस्ट्रेट की जो रिएक्टिव साइट है वो कितने प्रॉक्सिमिटी में है, आसपास हैं, और उनकी ओरिएंटेशन कैसी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर। और फिर है प्रेफरेंशियल बाइंडिंग ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होगा कि कुछ जो एंजाइम्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं जब जो एक तरह से ये ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन जो रिएक्टेंट है वो ट्रांजिशनल स्टेट तक पहुंचता है, थोड़ा सा हल्का सा उसमें मॉडिफिकेशन होता है और वो मॉडिफिकेशन एंजाइम डिटेक्ट करता है और इजीली वो उसके साथ बाइंड कर सकता है और आगे का कैटालिसिस कर सकता है। दिस वाज अबाउट प्रेफरेंशियल बाइंडिंग ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सीधा सबस्ट्रेट से अटैच नहीं होता, सबस्ट्रेट में थोड़ी मॉडिफिकेशन होती है, उसके बाद वो उस मॉडिफिकेशनल चेंज, उस मॉडिफिकेशनल स्टेट में एंजाइम से अटैच होता है। ठीक है, सो दीज वर अबाउट द कैटालिसिस मैकेनिज्म कि एंजाइम किस तरह से कैटालिसिस करता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा लेक्चर वो होगा रेगुलेशन, जिसमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स जो है वो डिस्कस होंगे, साथ में इनहिबिटर्स जो है वो देखे जाएंगे कि इसके इनहिबिटर्स क्या क्या हैं। ओके देन, I guess this was it. Take care. Have a good day.